हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स या कोलिनोसेप्टर्स। कोलिनर्जिक रिसेप्टर कोई भी ऐसा रिसेप्टर होता है जिसके साथ एसिटाइल कोलिन बाइंड हो सके। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये दोनों कंसेप्ट बहुत लिंक्ड है। एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है और एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है। जब प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल आता है तो जो वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो जाता है। जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है और इसकी कंसनट्रेशन इंट्रासेलुलरली इंक्रीज होती है तो जो वेसिकल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं और उसके जो कंटेंट होता है या जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स पढ़े थे, तो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स के केस में एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होता है। एसिटाइल कोलिन जब साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ होता है तो उसके बाद वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, और जब पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है तो वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और इस तरह से प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का एक्शन पोटेंशियल पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में ट्रांसफ़र हो जाता है। हमने बहुत स्टार्टिंग में एक कंसेप्ट पढ़ा था कि हमारे पास साइनेप्सिस दो तरह की होती है। एक साइनेप्स जो है वो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है और एक केमिकल साइनेप्स होता है। जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है उसमें जो स्पेसिंग होती है साइनेप्टिक क्लिफ्ट की वो बहुत कम होती है। वहाँ पे गैप जंक्शंस होते हैं, वहाँ पे जो है वो गैप जंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का जो एक्शन पोटेंशियल है वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में बहुत इजीली आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे साइनेप्टिक क्लिफ्ट का जो साइज़ होता है या डायमीटर जो होता है वो बहुत कम होता है। जबकि जो केमिकल जो साइनेप्सिस होते हैं वहाँ पे जो साइनेप्टिक लेफ्ट होता है वहाँ पे डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जब प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का एक्शन पोटेंशियल जो है वो आता है तो वो डायरेक्टली पोस्ट साइनेप्टिक में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। उसके लिए पहले उसने वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स होंगे उसको ओपन कराना है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होना है। उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे इनटू द साइनेप्टिक लेफ्ट, और फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स पे बाइंड होंगे। रिसेप्टर्स पे बाइंड होने के बाद रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा और इस तरह से एक्शन पोटेंशियल जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा इनटू द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स। तो जो हम ये वाले रिसेप्टर्स पढ़ रहे हैं जहाँ पे एसिटाइल कोलिन बाइंड होता है रिसेप्टर्स के साथ, तो ये बेसिकली एक केमिकल साइनेप्स है। ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हो गया जिसमें साइनेप्टिक लिफ्ट बहुत छोटा होता है, और ये केमिकल साइनेप्स हो गया जहाँ पर साइनेप्टिक लिफ्ट बहुत बड़ा होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं और किस तरह से कौन कौन सी उसकी टाइप्स होती है। तो जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स है वो बेसिकली दो तरह के हैं। एक है निकोटिनिक रिसेप्टर और एक है मस्कुरिनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर क्या होते हैं और मस्कुरिनिक रिसेप्टर क्या होते हैं इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आज की वीडियो में हम सिर्फ निकोटिनिक पढ़ेंगे। मैंने जैसे पहले कहा कि कोई भी ऐसा रिसेप्टर जिसके साथ एसिटाइल कोलिन बाइंड हो सके वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर होगा। कोई भी ऐसा रिसेप्टर जिसके साथ एसिटाइल कोलिन बाइंड हो वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर। लेकिन अब इसकी फर्दर दो टाइप्स भी है। अगर कोई रिसेप्टर पे एसिटाइल कोलिन के साथ साथ निकोटीन भी बाइंड हो सके तो वो निकोटिनिक रिसेप्टर, और अगर किसी रिसेप्टर के साथ एसिटाइल कोलिन के साथ साथ मस्कुरीन भी बाइंड हो सके तो वो मस्कुरिनिक रिसेप्टर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रिसेप्टर है, सही है। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करती हूँ फॉर क्लियर कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल ये जो है वो पोस्ट प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है और ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। अब यहाँ से एक्शन पोटेंशियल आया और सारा वो प्रोसेस हुआ और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो गया। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन है, अब ये आके रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अब ये निकोटिनिक रिसेप्टर है या मस्कुरिनिक रिसेप्टर है तो आपका जवाब जो है वो क्या होगा? तो जवाब ये है कि हम एसिटाइल कोलिन के बेस पे नहीं कह सकते कि ये मस्कुरिनिक रिसेप्टर होगा या निकोटिनिक रिसेप्टर होगा, क्योंकि एसिटाइल कोलिन दोनों रिसेप्टर के साथ बाइंड हो सकता है, दोनों रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर सकता है। तो अगर यहाँ पे अब मैं कहूँ कि निकोटीन आके इसके साथ बाइंड हो गया, उसके साथ कंप्लीट उसकी बहुत अच्छी एफिनिटी है और ये रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गया, तो इसका मतलब ये निकोटिनिक रिसेप्टर है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि इस रिसेप्टर के साथ एसिटाइल कोलिन भी बाइंड हो सकता है और इस रिसेप्टर के साथ मस्कुरीन भी बाइंड हो सकता है, तो ये जो रिसेप्टर है वो मस्कुरिनिक रिसेप्टर है। निकोटीन का तो हम सबको पता है कि निकोटीन क्या होता है, और मस्कुरीन बेसिकली एक अल्कलॉइड है जो कि पॉइजनस मशरूम में प्रेजेंट होता है। तो अगर हम वो इंजेस्ट कर लेते हैं तो मस्कुरीन की कंसनट्रेशन बॉडी में इंक्रीज होती है और वो इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर देता है। ये लिपिनकोड की एक फिगर है जिसमें कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की टाइप है मस्कुरिनिक रिसेप्टर एंड निकोटिनिक रिसेप्टर। यहाँ पे ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में ये मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स है, और यहाँ पे उसके साथ निकोटीन, एसिटाइल कोलिन और मस्कुरीन जो है वो बाइंड हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मस्कुरीन बहुत इजीली फिट होगा इनटू इट्स रिसेप्टर साइट, और एसिटाइल कोलिन जो है उसके बाद फिट होगा, उसकी थोड़ी बहुत एफिनिटी होगी, और निकोटीन की जो है वो बहुत वीक एफिनिटी होती है।
और इसी तरह जो निकोटिनिक रिसेप्टर है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है और वहाँ पे निकोटिनिक रिसेप्टर साइट्स है। निकोटिनिक जो रिसेप्टर साइट्स है मस्कुरिन, उसमें मस्कुरिन निकोटिनिक रिसेप्टर साइट में बिल्कुल भी फिट नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ द चेंज इन द शेप। एंड एसिटाइल कोलिन फिट हो सकता है एंड निकोटिन जो है वो बहुत ज़्यादा फिट हो सकता है, उसकी बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है। लिपिन कॉर्ड में एक जगह पे है कि जो निकोटीन है वो थोड़ी बहुत एफिनिटी रखता है लेकिन उसकी एफिनिटी बहुत वीक है मस्कुरिनिक रिसेप्टर के लिए। और निकोटिनिक रिसेप्टर में एक पॉइंट है कि अगर निकोटीन की कंसंट्रेशन जो है वो कम होगी तो वो इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, लेकिन अगर निकोटीन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है तो वो इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। तो चलिए अब हम निकोटिनिक रिसेप्टर को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर लोकेशन की बेस पे फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाइड है। एक वो निकोटिनिक रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में एंड एड्रेनल मेड्यूला में, और एक वो निकोटिनिक रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। तो अगर एसिटाइल कोलिन या फिर निकोटीन आएगा और वो बाइंड होगा इन वाले रिसेप्टर के साथ तो वहाँ पे स्टिमुलेशन हो जाएगी, न्यूरल एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर निकोटीन या एसिटाइल कोलिन आएगा और वो इस वाले रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। हम इस वाले कंसेप्ट को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं कि किस तरह से स्केलेटल मसल्स पे जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं वहाँ पे किस तरह से मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। तो हम इसको एक डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करूँगी इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का, और मैं एक मसल फाइबर जो सेल है, जो मसल फाइबर है, मैं उसको शो करूँगी। एंड यहाँ पे एक न्यूरॉन है जो कि एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ कराएगा और यहाँ पे उसका रिसेप्टर प्रेजेंट होगा जो निकोटिनिक रिसेप्टर है एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो उसको मैं शो करूँगी। ये वाला जो पूरा का पूरा साइट होगा ये बेसिकली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। ये कोलिनर्जिक न्यूरॉन होगा और ये होगा निकोटिनिक रिसेप्टर एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मैं इस ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा सा हटा देती हूँ ताकि थोड़ा सा पढ़ना आसान हो जाए। अब ये जो निकोटिनिक रिसेप्टर है ये एक हेट्रोपेंटामर है, हेट्रोपेंटामर। इसके जो है वो 5 डिफरेंट सब यूनिट्स हैं। इस तरह से अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये उसके 5 सब यूनिट्स हो गए और ये मिलके एक लाइगेंड गेटेड आयन चैनल बनाएगा। यानी जब कोई लाइगेंड आएगा और ये इसके साथ यहाँ पे बाइंड हो जाएगा तो बीच का जो आयन चैनल होगा वो ओपन हो जाएगा और आयन का इन्फ्लक्स हो जाएगा। अब इसमें एक पॉइंट है कि अगर ये रिसेप्टर किसी मैच्योर मसल में प्रेजेंट है तो फिर इसके जो सब यूनिट्स होंगे उसमें 2 अल्फा 1, एक बीटा 1, एक डेल्टा और एक एप्सिलॉन होगा। लेकिन अगर ये कोई फीटल मसल में है, अगर ये कोई फीटल मसल है और उसके ऊपर ये रिसेप्टर प्रेजेंट है तो फिर ये एप्सिलॉन की जगह जो है गामा आ जाएगा। हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि एक एक्शन पोटेंशियल आया इस न्यूरॉन में और जब ये इसकी एंडिंग तक पहुंचा तो जो वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स थे वो ओपन हो गए और कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो गया। यहाँ पे जितने वेसिकल्स थे जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट था वो मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो गया और यहाँ पे इस जगह पे रिलीज़ हो गई। सही है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर या इन द केस ऑफ दिस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिलीज़ हो गया। अब एसिटाइल कोलिन क्या करेगा? एसिटाइल कोलिन इस निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ जो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एलाबोरेट किया है, इसमें इसके जो 5 सब यूनिट्स हैं, ये एसिटाइल कोलिन जो कि इस वेसिकल से रिलीज़ हुआ था, ये इस निकोटिनिक रिसेप्टर के किस जगह पे बाइंड होगा? तो जो मैंने यहाँ पे 2 अल्फा सब यूनिट्स का कहा था, तो ये जो 2 एसिटाइल कोलिन आएंगे और इस 2 अल्फा सब यूनिट के साथ बाइंड होंगे। जब इस 2 अल्फा सब यूनिट के साथ बाइंड हो जाएंगे तो ये आयन चैनल जो है वो ओपन हो जाएगा और सोडियम का इन्फ्लक्स हो जाएगा। सही है। यहाँ पे एसिटाइल कोलिन आया, यहाँ पे उसके 2 अल्फा 1 सब यूनिट के साथ बाइंड हो गया और ये आयन चैनल ओपन हो गया और सोडियम का इन्फ्लक्स हो गया। मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करूँगी। वेसिकल यहाँ पे मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होंगे और वो रिलीज़ करेगा एसिटाइल कोलिन को। एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर के साथ अपने 2 अल्फा 1 सब यूनिट के साथ बाइंड होगा और इनसाइड सोडियम का इन्फ्लक्स होगा। अब सोडियम का इन्फ्लक्स क्यों होता है? सोडियम का इन्फ्लक्स जो है वो 2 रीजंस की वजह से होगा। एक, जो सोडियम की कंसंट्रेशन है वो आउटसाइड द सेल ज़्यादा है,
तो वो अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग आएगा। और दूसरा ये कि जो मसल फाइबर्स होंगे उनमें इनसाइड नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे, तो वो भी इस सोडियम को अट्रैक्ट करेगा। तो एक हो गया अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से और एक हो गया इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट की वजह से। तो इन दो ग्रेडियंट्स की वजह से सोडियम जो है, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा। जब सोडियम का इन्फ्लक्स हो जाता है उसके बाद लिटिल बहुत ज़्यादा लिटिल बिट ऑफ पोटेशियम जो है वो बाहर की तरफ जाएगा, बिकॉज पोटेशियम जो है वो इनसाइड ज़्यादा है और आउटसाइड इनकी कंसंट्रेशन कम है। तो जब पोटेशियम बाहर की तरफ जाएगा तो वो अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग जाएगा। अब सोडियम का इन्फ्लक्स हो गया। अब सोडियम का इन्फ्लक्स हो गया तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो अपने थोड़े से पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, सही। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अब ये सेल जो है वो डीपोलराइज हो गया है, क्योंकि सेल को डीपोलराइज होने के लिए एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस करना होगा, और जो थ्रेशोल्ड होगा अभी तक वो नहीं पहुँचा। लाइक इमेजिन करते हैं कि ये जो है वो एक थ्रेशोल्ड है और ये सोडियम के इन्फ्लक्स होने की वजह से जो पॉजिटिव चार्जेस इंक्रीज हुए हैं, ये वो पॉइंट है। और यहाँ इसके बाद जब थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगा तो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। अब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ है सोडियम के इन्फ्लक्स से। यहाँ सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ और सोडियम के इन्फ्लक्स से जो पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, पॉजिटिविटी की तरफ गया, इस वाले पोटेंशियल को हम एंड प्लेट पोटेंशियल कहेंगे। अगर हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात करें, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की, तो ये पोटेंशियल एंड प्लेट पोटेंशियल होगा। लेकिन अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बात कर रहे हो तो फिर वो होता है एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। तो फिर हम उसको एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल कहेंगे। एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। लेकिन चूँकि हम बात मसल की कर रहे हैं तो अभी जो ये वाला पोटेंशियल होगा जो अभी थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं किया है उसने, तो इसको हम एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक एंड प्लेट पोटेंशियल कहेंगे। और जब ये थोड़ा बहुत थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगा तो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो जो वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल्स होंगे वो ओपन हो जाएंगे। अब वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल्स जो ओपन होंगे तो सोडियम का एक प्रॉपर इन्फ्लक्स होगा। वो प्रॉपर इन्फ्लक्स जो इस सेल के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, वहाँ से कैल्शियम का रिलीज कराएगा और फिर ये कैल्शियम जो है एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स के थ्रू इस मसल की कॉन्ट्रैक्शन कॉज कराएगा। तो हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मज़ीद समराइज करते हैं। ये एक न्यूरॉन था, इस न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल आया। इस एक्शन पोटेंशियल ने वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल को ओपन कराया, जिसने वेसिकल को मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करके एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ कर दिया। एसिटाइल कोलिन इस निकोटिनिक रिसेप्टर के अल्फा 1 के साथ बाइंड हुआ और ये आयन चैनल ओपन हो गया। अब आयन चैनल के ओपन होने से सोडियम का इन्फ्लक्स हो गया। सोडियम दो वजह से आता है, एक अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से क्योंकि सोडियम की कंसंट्रेशन आउटसाइड ज़्यादा है, और एक जो है इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिकल जो नेगेटिव चार्जेस है वो ज़्यादा है, तो उसने सोडियम को अट्रैक्ट किया। दूसरा ये कि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम भी आउटसाइड जाता है क्योंकि उसकी पोटेशियम की कंसंट्रेशन जो है इनसाइड ज़्यादा है, तो वो भी अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग जाएगा। अब सोडियम का अंदर आ गया और उसने जो नेगेटिव चार्जेस है उसको थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ ले गया। जब पॉजिटिविटी की तरफ ले गया तो उसको जब हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस में थोड़ा सा एक स्पाइक आया, थोड़ा से पॉजिटिव चार्जेस इंक्रीज़ हो गए। अब पॉजिटिव चार्जेस इंक्रीज़ हो गए लेकिन उसने थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं किया। तो अगर थ्रेशोल्ड को उसने टच नहीं किया, क्रॉस नहीं किया और एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ, तो इस वाले पोटेंशियल को हम कहेंगे एंड प्लेट पोटेंशियल इन केस ऑफ मसल एंड एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल इन द केस ऑफ न्यूरॉन्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब अगर बहुत सारे एंड प्लेट पोटेंशियल कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के बाद वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेंगे तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। अब एक्शन पोटेंशियल बन गया तो एक्शन पोटेंशियल बनने से जो वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल्स होंगे वो ओपन होंगे, एक प्रॉपर सोडियम का इन्फ्लक्स होगा और एक प्रॉपर सोडियम के इन्फ्लक्स से जो सेल में कैल्शियम होगा, सेल में कैल्शियम जो है वो रिलीज हो जाएगा। अब ये एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स के थ्रू मसल की कॉन्ट्रैक्शन कॉज करा देगा। ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है, अब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है और इसने मसल की कॉन्ट्रैक्शन भी करा दी, डीपोलराइजेशन हो गई, सही। अब डीपोलराइजेशन के बाद क्या होगा? अब डीपोलराइजेशन के कुछ टाइम बाद पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे। पोटेशियम का जो है वो ई फ्लक्स हो जाएगा, यहाँ पे पोटेशियम चैनल्स होंगे और उसका जो है वो ई फ्लक्स हो जाएगा, यानी वो बाहर की तरफ चले जाएंगे। तो पोटेशियम चूँकि पॉजिटिवली चार्ज है, पोटेशियम पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस जो पॉजिटिव चार्जेस सेल से बाहर जाएंगे तो ये जो सेल के अंदर पॉजिटिविटी बनी थी वापस जो है वो नेगेटिविटी की तरफ आ जाएगी और ये जो ग्राफ होगा वो वापस डाउनवर्ड आ जाएगा। ये ग्राफ जो है वो वापस इस तरह से नीचे की तरफ आ जाएगा, थ्रेशोल्ड से नीचे, और इसको हम कहेंगे कि सेल अब हाइपर पोलराइज हो गया। पेपिन कॉर्ड में एक जगह है कि जो
ये रिसेप्टर होगा जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे निकोटिनिक रिसेप्टर है, इसको एक ड्रग जो है वो ब्लॉक करती है जिसका नाम है एट्राक्यूरियम जो है वो इस निकोटिनिक जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे प्रेजेंट होगा निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। ओके, दैट्स ऑल अबाउट निकोटिनिक रिसेप्टर। वी कवर्ड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम स्ट्रक्चर टू मैकेनिज्म। लिप एंड कॉर्ड में उसकी इतनी डिटेल नहीं है लेकिन हमने उसको बहुत अच्छे से किया, सो मेक श्योर टू रिवाइज इट वेल। एंड अगली वीडियो में हम कोलिनर्जिक रिसेप्टर का दूसरा पार्ट करेंगे, दैट इज़ मस्करिनिक रिसेप्टर। लेकिन उससे पहले हम कुछ MCQ सॉल्व करेंगे और आपने उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग विद द मेडिवेक्सा।